चलिए आज की शुरुआत ना एक बहुत ही सीधे लेकिन थोड़े अजीब से फिजिकल एक्सपेरिमेंट से करते हैं। अगर इसी वक्त कोई भी सिर्फ 10 या 15 सेकंड के लिए अपनी सांस को पूरी तरह से रोक ले। छाती को बिल्कुल स्थिर करके। हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत में तो थोड़ी शांति लगती है, लेकिन फिर अचानक से दिल की धड़कन तेज होने लगती है। हाथों और पैरों में ना एक हल्की सी झंझनाहट महसूस होती है। सही का एक अजीब सी गर्मी या दबाव बनने लगता है अंदर। और दिमाग में बस एक ही अलार्म बजने लगता है कि कैसे भी करके अगली सांस अंदर लेनी है। अब आमतौर पर कोई भी इंसान यही सोचेगा कि ये बस ऑक्सीजन की कमी है ना, ये फेफड़ों की छटपटाहट है जो कह रही है कि हम खतरे में हैं। और एकदम स्वाभाविक रिएक्शन है। देखिए, हमारी आधुनिक जीवन शैली ने हमें यही सिखाया है कि शरीर की हर एक बेचैनी को किसी खतरे या बायोलॉजिकल कमी के चश्मे से देखा जाए। बिल्कुल। सांस रोकने पर जो घबराहट होती है उसे लोग ऑक्सीजन की कमी से जोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम मॉडर्न साइंस के नजरिए से देखें तो पहले 10 या 20 सेकंड में शरीर में ऑक्सीजन की कोई भारी कमी होती ही नहीं है। अच्छा, तो फिर ये घबराहट किस चीज की है? असल में वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा होता है और दिमाग उसी से घबराता है। वाह। और यहीं से हमारे आज के इस गहन विश्लेषण का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसके स्रोत बहुत ही विविध हैं। एक तरफ हमारे पास हजारों साल पुराने वैदिक ग्रंथ हैं, जैसे पतंजलि योगा सूत्र और हथा योग प्रदीपिका। हाँ, और दूसरी तरफ एकदम मॉडर्न साइंस, मतलब न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स के पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स। सही बात है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे केवल अपनी सांस को कुछ पलों के लिए थाम कर रखने से दिमाग के काम करने की गति बदली जा सकती है। कैसे उस चीज को न्यूरोसाइंस के जरिए हैक किया जा सकता है जिसे दुनिया आम भाषा में किस्मत या लक कहती है। और सबसे बड़ी बात, कैसे शरीर की कोशिकाओं में यानी सेल्स में एक ऐसा बदलाव लाया जा सकता है जो इंसान के पूरे सिस्टम को ही रिप्रोग्राम कर दे। एग्जैक्टली। अब देखिए, इन प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक साइंस के स्रोतों में ना एक बहुत बड़ी समानता दिखती है। जिससे हम सांस रोकने पर होने वाली आम घबराहट समझ लेते हैं, प्राचीन ऋषियों ने उसे बहुत गहरे स्तर पर प्राण का जागना कहा था। बिल्कुल। और आज के समय में विम हॉफ जैसे लोग इसी अवस्था को इनर फायर या आंतरिक अग्नि कहते हैं। ये कोई कमजोरी नहीं है। स्रोतों के अनुसार ये एक बहुत ही शक्तिशाली कॉस्मिक ऊर्जा है जो नर्वस सिस्टम में एक्टिवेट हो रही होती है। तो चलिए इन चीजों को थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि जब ये बात आती है कि ये घुटन नहीं बल्कि ऊर्जा है, तो मेरे दिमाग में कई सवाल उठते हैं। संस्कृत में एक शब्द है कुंभक। स्रोतों को पढ़ते हुए मुझे एक एनालॉजी बहुत ही सटीक लगी। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। हाँ, मिट्टी का घड़ा। जिस तरह एक घड़े में पानी भरकर उसे ठहरा कर रखा जाता है ताकि वो बाहर ना बहे, बिल्कुल वैसे ही सांस को यानी प्राण को शरीर के अंदर रोक कर रखने की जो कला है उसे कुंभक कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ हवा को फेफड़ों में एक गुब्बारे की तरह कैद करना है? क्योंकि अगर सिर्फ हवा रोकने से चमत्कार होते तो सारे स्कूबा डाइवर्स तो सबसे बड़े ज्ञानी होते हैं ना। ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। हवा को जबरदस्ती रोकना और कुंभक की अवस्था में जाना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। 15वीं सदी के ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका में एक बहुत ही स्पष्ट श्लोक है। उसमें लिखा है, कुंभा के कृते अग्नि ज्वालाती शरीरे। इसका मतलब कुंभक करने से शरीर में आग जलती है। हाँ, इसका सीधा सा अर्थ यही है। लेकिन इस आग को किसी जादू की तरह नहीं देखना है। ये अग्नि असल में वो आंतरिक ऊर्जा है जिसे योग में कुंडलिनी या तपस कहा गया है। ऋषियों का मानना था कि जो व्यक्ति इस कुंभक को साध लेता है उसका शरीर एक भट्टी की तरह काम करने लगता है। अरे वाह। और उसकी संकल्प शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि उसकी विचार तरंगे बिना बोले दूसरों तक पहुंचने लगती हैं। ये सुनने में ना बहुत ही रहस्यमयी लगता है, मतलब किसी एंशिएंट मैजिक जैसा। लेकिन सच कहूं तो ये चर्चा रोमांचक तब होती है जब इस 5000 साल पुरानी अग्नि के कॉन्सेप्ट को आज के न्यूरोसाइंस के नजरिए से परखा जाता है। बिल्कुल, वहां चीजें एकदम क्लियर होने लगती हैं। जब कोई सांस रोकता है तो शरीर के अंदर जो केमिकल बदलाव होते हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। मुझे ना ये पूरी प्रोसेस बिल्कुल वैसी लगी जैसे जब कोई कंप्यूटर या स्मार्टफोन हैंग हो जाता है, कई सारे प्रोग्राम एक साथ खुल जाते हैं, स्क्रीन अटक जाती है। इसे रीस्टार्ट करते हैं। हाँ, उसे ठीक करने का एक ही तरीका होता है, रीबूट करना।
तो क्या बायोलॉजिकल लेवल पर ये सांस रोकना हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक रीबूट बटन की तरह काम कर रहा है? ये रीबूट वाली एनोलॉजी यहाँ एकदम फिट बैठती है। आइए इस रीबूट की पूरी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब हम सांस रोकते हैं तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का लेवल तेजी से बढ़ने लगता है, जिसे साइंस की पुरानी किताबों में सिर्फ एक वेस्ट प्रोडक्ट या कचरा माना गया था, है ना? सही कहा, बस कचरा जिसे बाहर फेंकना है। लेकिन शरीर के अंदर इसका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है। जब CO2 बढ़ता है तो शरीर में एक प्रोसेस शुरू होती है जिसे वैसोडाइलेशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स फैलने लगती हैं, चौड़ी हो जाती है। हाँ, और उनके चौड़े होने से सीधे दिमाग में खून का संचार 20 से 40% तक बढ़ जाता है। वेट, 40%? मतलब दिमाग जो शायद पहले से ही किसी स्ट्रेस में था, उसे अचानक से खून का एक बहुत भारी डोज मिल रहा है। और सिर्फ खून ही नहीं, इसके साथ ही शरीर में एड्रेनलिन का लेवल बढ़ता है, जिसे न्यूरोसाइंस में नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं। शुरुआत में जो झंझनाहट और गर्मी महसूस होती है ना, वो इसी केमिकल की वजह से होती है। अच्छा, तो वो झंझनाहट ऑक्सीजन की कमी नहीं, एड्रेनलिन है। बिल्कुल, लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज होता है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये केमिकल ना सिर्फ ब्लड वेसल्स को आराम देता है, बल्कि दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच कम्युनिकेशन की स्पीड को बहुत तेज कर देता है। एक तरह से समझिए कि ये न्यूरॉन्स के बीच के ट्रैफिक जैम को पूरी तरह साफ कर देता है। तो इसका मतलब ये सिर्फ शांति से आंखें बंद करके बैठने की बात नहीं है, अंदर एक पूरा केमिकल तूफान चल रहा है। एकदम सही, और ये तूफान नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से शिफ्ट कर देता है। हमारा नर्वस सिस्टम मुख्य रूप से 2 मोड में काम करता है। पहला है सिंपैथेटिक मोड, जो तनाव, सर्वाइवल और फाइट और फ्लाइट के लिए जिम्मेवार है, जिसमें आजकल आम इंसान हमेशा फंसा रहता है। ट्रैफिक का स्ट्रेस, ऑफिस का काम, EMI की टेंशन। हाँ, वही वाला। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक मोड, जो शांति, हीलिंग और रिकवरी का मोड है। जब सांस रोकी जाती है तो CO2 बढ़ने से शरीर पहले तो हल्का सा सर्वाइवल स्ट्रेस महसूस करता है, लेकिन तभी दिमाग से पेट तक जाने वाली वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है। ओह, वेगस नर्व, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये नर्व एक ब्रेक की तरह काम करती है और पूरे सिस्टम को उस तनाव वाले मोड से खींचकर सीधे हीलिंग मोड में डाल देती है। और इस शिफ्ट के दौरान ना दिमाग में गामा वेव्स पैदा होने लगती हैं। ये वही दिमागी तरंगे हैं जो तब बनती हैं जब इंसान का दिमाग एक्सट्रीम फोकस और गहरे इंट्यूशन की अवस्था में होता है। जैसे वो टिबेटन मंक्स पर हुए रिसर्च में सामने आया था, उनके ध्यान के दौरान यही गामा वेव्स मिली थी ना? हाँ, एकदम वही। देखिए, यहाँ मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है, क्योंकि स्रोत सामग्री में एक बहुत ही अजीब दावा किया गया है। उसमें लिखा है कि नर्वस सिस्टम के शांत होने और इन गामा वेव्स के पैदा होने का सीधा असर इंसान की किस्मत या लक पर पड़ता है। किस्मत? अब देखिए, न्यूरोलॉजी और केमिकल रिएक्शन तक तो मुझे बात पूरी समझ में आती है, लेकिन किस्मत तो एक बाहरी चीज है ना। अगर आसमान से कोई ईंट गिर रही है तो सांस रोकने से वो ईंट हवा में तो नहीं रुक जाएगी। तो सांस रोकने और किस्मत बदलने के बीच ये सीधा कनेक्शन कैसे बन रहा है? आपका शक होना लाजमी है। अगर किस्मत को किसी जादू या रहस्यमयी शक्ति की तरह देखा जाए तो ये बात बिल्कुल बेतुकी लगेगी। लेकिन न्यूरोसाइंस में किस्मत की डेफिनेशन थोड़ी अलग होती है। हमारे दिमाग में ना एक बहुत ही शक्तिशाली फिल्टर होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या शॉर्ट में RAS कहते हैं। RAS, ओके। ये RAS ये तय करता है कि हमारे आसपास मौजूद करोड़ों इन्फॉर्मेशन में से कौन सी चीज हमारे ध्यान में आएगी और कौन सी नहीं। क्या आप इसको किसी आसान एग्जाम्पल से समझा सकते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए किसी इंसान ने एक खास ब्रांड की नीले रंग की कार खरीदने का मन बनाया। अचानक उसे सड़क पर हर जगह वही नीली कार दिखने लगती है। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। ऐसा लगता है सबने वही कार ले ली। लेकिन ऐसा नहीं है कि शहर में अचानक नीली कारें बढ़ गईं। वो कारें पहले भी वहीं थीं, लेकिन उस इंसान का RAS अब उस नीले रंग के लिए ट्यून हो गया है। इसलिए उसका दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करके सामने ला रहा है। अब जब कोई इंसान लगातार तनाव में रहता है तो उसके दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क हावी रहता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी जब दिमाग आई वाई इधर उधर भटकता रहता है? सही कहा। ये वो अवस्था है जहां दिमाग बिखरा रहता है, कभी अतीत के पछतावे में तो कभी भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। इस शोर शराबे में इंसान अपने आसपास मौजूद सही अवसरों को या अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं पाता। अच्छा। और जब हम सांस रोकते हैं तो ये शोर बंद हो जाता है। ठीक यही होता है। कुंभक के दौरान जब नाइट्रिक ऑक्साइड और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ता है तो वो भटकने वाला डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शटडाउन हो जाता है।
वाह। और इसके बंद होते ही इंसान का RAS एक लेजर की तरह फोकस हो जाता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान सही समय पर सही अवसरों, सही लोगों और सही परिस्थितियों को पहचानने लगता है। जो मौके पहले सामने होकर भी दिखाई नहीं देते थे, वो अब बिल्कुल साफ नजर आने लगते हैं। ओ, अब समझ आई बात। दुनिया इसी सटीक समय पर सही चीज को देख लेने की क्षमता को किस्मत या संयोग कहती है। ये किस्मत आसमान से नहीं गिर रही, बल्कि ये उस इंसान के अपने दिमाग की बढ़ी हुई रिसेप्शन कैपेसिटी है। ये तो सच में बहुत फैसिनेटिंग है। ये तो बात हुई कि अपॉर्चुनिटीज कैसे दिखने लगती हैं। लेकिन स्रोत सामग्री में ना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट एंड्रू हुबरमैन की रिसर्च का भी जिक्र है। वो तो बताती हैं कि दिमाग असल में अपनी बनावट ही बदल सकता है। हुबरमैन की रिसर्च यहाँ एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल मैकेनिज्म सामने लाती है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये दिमाग की अपने आप को नया आकार देने या नए कनेक्शन बनाने की क्षमता है, जो हमेशा चलती रहती है। हाँ, लेकिन सांस रोकने पर इसकी स्पीड बढ़ जाती है। जब कोई इंसान सांस रोकता है तो दिमाग में एसिटिलकोलिन और डोपामिन रिलीज होते हैं। एसिटिलकोलिन एक स्पॉटलाइट की तरह काम करता है, जो ध्यान को एक जगह फोकस करता है, और डोपामिन उस फोकस को एनर्जी देता है। ओके। जब सांस छोड़ने का वक्त आता है तो दिमाग का ये हिस्सा बहुत ज्यादा रिसेप्टिव या ग्रहणशील हो जाता है। उस समय इंसान जो भी गहरा इरादा या इंटेंशन अपने मन में रखता है, ये न्यूरोकेमिकल्स उन नए विचारों को न्यूरॉन्स के बीच स्थायी रास्तों के रूप में वायर कर देते हैं। तो इसका मतलब ये कोई रहस्यमयी मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात नहीं है। ये असल में एसिटाइलकोलिन और डोपामिन का इस्तेमाल करके अपने ही दिमाग की वायरिंग को उन चीजों के लिए रीप्रोग्राम करना है जिन्हें कोई अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहता है। एग्जैक्टली, सटीक समरी दी आपने। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। चलिए मान लिया कि दिमाग की वायरिंग बदल गई, नजरिया बदल गया, लेकिन क्या साइंस के पास इसका कोई ऐसा एक्सट्रीम प्रमाण है जो ये साबित करे कि शरीर सचमुच इतने गहरे लेवल पर बदल सकता है? मेरा मतलब है, क्या केवल विचार और सांसें इंसान की कोशिकाओं की फिजिकल रियलिटी को बदल सकती हैं? अगर एक्सट्रीम प्रूफ की बात हो रही है ना, तो साइंस के पास इसके ऐसे सबूत हैं जिन्होंने बायोलॉजी की पुरानी किताबों को ही गलत साबित कर दिया है। इसको समझने के लिए हमें शरीर के पावर प्लांट यानी माइटोकॉन्ड्रिया तक जाना होगा। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया। स्रोतों में 2014 में नेदरलैंड्स की रेडबाउड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक रिसर्च का उल्लेख है। ये रिसर्च विम हॉफ की सांस रोकने की टेक्निक पर था। वैज्ञानिकों ने कुछ लोगों को सिर्फ 10 दिन तक सांस रोकने की ये टेक्निक सिखाई, और उसके बाद उन लोगों के शरीर में एंडोटॉक्सिन इंजेक्ट किया गया। एंडोटॉक्सिन? ये वही है ना जो ई कोलाई बैक्टीरिया का मरा हुआ हिस्सा होता है? हाँ भाई, और ये इतना पावरफुल होता है कि शरीर में जाते ही तेज बुखार, सिर दर्द और फ्लू के गंभीर लक्षण पैदा कर देता है। क्योंकि शरीर का इम्यून सिस्टम उसे एक रियल खतरे की तरह देखता है और बिल्कुल ओवर रिएक्ट करने लगता है। एकदम सही। अब मेडिकल साइंस का हमेशा से यही मानना था कि इंसान का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और उसका इम्यून सिस्टम उसके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है। मतलब कोई अपने मन में सोचकर अपना बुखार थोड़ी कम कर सकता है। बिल्कुल नहीं, लोग दवाई खाते हैं। लेकिन इस रिसर्च के परिणाम चौंकाने वाले थे। जिन लोगों ने वो सांस रोकने की ट्रेनिंग ली थी, उन्हें बुखार या फ्लू का एक भी लक्षण नहीं हुआ। वेट, सच में उन्हें बुखार हुआ ही नहीं? ये कैसे मुमकिन है? उनके शरीर ने उस टॉक्सिन को बेअसर कैसे कर दिया? इसका मैकेनिज्म बहुत ही अद्भुत है। जब वो लोग सांस रोक रहे थे तो उनके शरीर में एड्रीनलिन, जिसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, उसका लेवल इतना बढ़ गया था जितना किसी बंजी जंपिंग करने वाले इंसान का भी नहीं होता। बाप रे। इस अचानक और भारी एड्रेनलिन स्पाइक ने सीधे उनके शरीर की सफेद रक्त कोशिकाओं को यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को सिग्नल दिया। इन इम्यून सेल्स ने भारी मात्रा में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स बनाने शुरू कर दिए। मतलब सूजन कम करने वाले प्रोटीन। हाँ, यानी शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया और नर्वस सिस्टम ने मिलकर खुद ही एक ऐसी केमिकल ढाल बना ली जिसने उस टॉक्सिन के असर को पूरी तरह से दबा दिया। ये तो सच में हैरान करने वाला है। मतलब सिर्फ 10 दिन की ट्रेनिंग से शरीर ने अपने ही इम्यून सिस्टम को हैक कर लिया। और ये तो सिर्फ 2014 की बात है। स्रोतों में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के 2002 के उस रिसर्च का भी जिक्र है जो तिब्बत के हिमालयी क्षेत्रों में किया गया था। वहां हार्वर्ड के वैज्ञानिकों ने टुम्मो ध्यान करने वाले भिक्षुओं को ऑब्जर्व किया। टुम्मो ध्यान, ये वही है ना जिसमें वो लोग बर्फ में बैठते हैं? बिल्कुल। ये भिक्षु शून्य से भी नीचे के तापमान में बैठे थे। जब उन्होंने कुंभक का अभ्यास शुरू किया तो उन्होंने कोई बाहरी गर्मी नहीं ली। फिर भी उनके शरीर का तापमान इतना बढ़ गया कि उनके ऊपर रखी ठंडे पानी में भीगी हुई चादरें भाप बनकर सूख गई। अरे वाह,
बर्फ के बीच एक भीगी चादर का सूखना कोई छोटी बात नहीं है। शरीर के अंदर ऐसा क्या चल रहा था जो उसे एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह गर्म कर रहा था? यहाँ जो मैकेनिज्म काम कर रहा था वो है ब्राउन फैट, यानी ब्राउन एडिपोज टिश्यू का एक्टिवेट होना। आमतौर पर इंसान के शरीर में सफ़ेद फैट होता है जो बस एनर्जी जमा करता है, लेकिन ब्राउन फैट का काम है कैलोरी जलाकर सीधे गर्मी पैदा करना। अच्छा। जब वो भिक्षु कुंभक करते हैं और अपनी नाभि पर ऊर्जा को फोकस करते हैं तो खून का प्रवाह शरीर की बाहरी सतह से हटकर अंदरूनी अंगों में, कोर में जमा हो जाता है। वहां ऑक्सीजन की कमी और CO2 की अधिकता से ब्राउन फैट एक्टिवेट होकर भयंकर गर्मी पैदा करता है, जिसे फिर पूरे शरीर में रेडिएट किया जाता है। समझ रही हूँ। हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने उस दिन ये साबित कर दिया कि सांसों को रोककर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना पूरी तरह से संभव है। ये सब सुन के तो ऐसा लगता है कि इंसान अपने शरीर नाम की जिस मशीन को चला रहा है ना, उसका असली कंट्रोल पैनल या एडमिन पासवर्ड उसे कभी दिया ही नहीं गया था। और कुंभक वही पासवर्ड है। सही दिशा में सोच रहे हैं आप। लेकिन देखिए, जब किसी प्रोसेस में इतनी शक्ति हो जो एड्रेनलिन का इतना बड़ा स्पाइक ला दे, इम्यून सिस्टम को ही बदल दे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये कोई खेल नहीं है। स्रोत सामग्री में बार बार सेफ्टी को लेकर जो वार्निंग्स दी गई हैं, उन पर बात करना बहुत जरूरी है। सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई आम एक्सरसाइज नहीं है। ये शरीर की गहरी न्यूरोकेमिस्ट्री को बदलने की प्रोसेस है, तो इसके रिस्क भी हैं। बिल्कुल। स्रोतों में बहुत ही स्पष्ट तौर पर हिदायत दी गई है कि इस अभ्यास को कभी भी पानी के अंदर नहीं करना चाहिए, जैसे स्विमिंग पूल में या बाथटब में। ड्राइविंग करते समय या खड़े होकर भी ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी की CO2 टॉलरेंस कम है तो इंसान बेहोश भी हो सकता है। एकदम सही। इसके अलावा अगर किसी को गंभीर हृदय रोग है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है या प्रेगनेंसी का समय है, तो बिना किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह के इसे आजमाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए ना प्राचीन शास्त्रों और आधुनिक एक्सपर्ट्स ने मिलकर एक बहुत ही सुरक्षित और शुरुआती प्रोटोकॉल डेवलप किया है। इसे सूक्ष्म कुंभक कहा गया है। यह सिर्फ 5 मिनट का अभ्यास है, जिसे किसी शांत जगह पर आराम से बैठकर या लेटकर किया जाना चाहिए। तो इसका तरीका क्या है? इसका जो पहला चरण है वो है 4-4-6 टेक्निक। ये 4-4-6 का मैथ्स कैसे काम करता है शरीर के अंदर? ये एसेंशियली नर्वस सिस्टम को तैयार करने का तरीका है। इसका मतलब है कि पहले नाक से 4 की गिनती तक गहरी सांस अंदर लेनी है। ये शरीर को ऑक्सीजन से भरता है। फिर 4 की गिनती तक उस सांस को अंदर ही रोक कर रखना है। ओके, तो उस वक्त ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो रही होती है। बिल्कुल। और उसके बाद 6 की गिनती में बहुत ही धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। सांस छोड़ने का समय लंबा क्यों है? क्योंकि लंबा एक्सहेलेशन सीधे वेगस नर्व को सिग्नल देता है कि सब कुछ सुरक्षित है, शरीर को शांत हो जाना चाहिए। ऐसा लगातार 10 साइकिल तक करना होता है। अच्छा, तो ये 10 साइकिल शरीर को एक बेसलाइन पर ले आते हैं। और फिर आता है वो चरण जिसे पावर होल्ड कहा गया है। पावर होल्ड ही तो असली गेम है। 10 साइकिल पूरे होने के बाद एक बहुत गहरी सांस पूरी तरह से अंदर लेनी है और उसे अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितनी देर हो सके उतनी देर तक रोक लेना है। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं करनी है ना, कि घड़ी देखकर 2 मिनट ही रोकना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब वो झंझनाहट, शरीर में गर्मी और दिल की तेज धड़कन महसूस होने लगे तो घबराना नहीं है। उस वक्त बस विचारों को रोककर सिर्फ शरीर में हो रहे उन केमिकल बदलावों को महसूस करना है। और जो न्यूरोप्लास्टिसिटी वाली बात एंड्रू ह्यूबरमैन ने कही थी, जी, वो इसी पावर होल्ड के आखिर में होती है। एकदम सही जगह पर आपने इसको कनेक्ट किया। जब सांस रोकने की लिमिट आने लगे और सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ा जाए, तो जो खालीपन और शून्य की अवस्था बनती है, उस वक्त दिमाग का एसिटिलकोलिन और डोपामीन अपने पीक पर होता है। यानी दिमाग सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। हाँ, और उसी पल में इंसान को एक बहुत ही स्पष्ट इरादा या इंटेंशन अपने मन में सेट करना होता है। किसी लक्ष्य के बारे में या किसी बदलाव के बारे में सोचना होता है। यही वो समय है जब दिमाग की वायरिंग सचमुच बदल रही होती है। ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। वैसे स्रोतों में इस पूरे अभ्यास को 21, 41 और 90 दिन के टाइमलाइन में बांटा गया है। ऐसा क्यों? क्या ये भी न्यूरोप्लास्टिसिटी का ही हिस्सा है? देखिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी रातों रात तो होती नहीं है। न्यूरॉन्स को नए कनेक्शन पक्के करने के लिए रेपिटेशन यानी दोहराव की जरूरत होती है। स्रोतों के मुताबिक अगर इस सूक्ष्म कुंभक को लगातार 21 दिन किया जाए तो सबसे पहला बदलाव ये आता है कि दिमाग से धुंधलापन यानी ब्रेन फॉग खत्म हो जाता है। मतलब क्लैरिटी आने लगती है। बिल्कुल। विचारों में गजब की स्पष्टता आती है
और नींद बहुत गहरी होने लगती है। और अगर कोई इस अभ्यास को 41 दिन तक लगातार जारी रखें? 41 दिन तक पहुंचते पहुंचते इंसान का इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान बहुत पहना हो जाता है, क्योंकि उसका RAS फिल्टर पूरी तरह साफ हो चुका होता है। उसे लोगों की भावनाएं और परिस्थितियों के पीछे का सच बिना बोले ही समझ आने लगता है। अरे वाह! और 90 दिन वाला क्या प्रोटोकॉल है? जो इंसान इसे 90 दिन तक लगातार बिना छोड़े करता है, उसका पूरा नर्वस सिस्टम, उसका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क और माइटोकॉन्ड्रिया पूरी तरह से अपग्रेड हो जाते हैं। 90 दिन बाद वो इंसान शारीरिक ऊर्जा और मानसिक फोकस के मामले में अपने पुराने स्वरूप से बिल्कुल अलग हो चुका होता है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक जगह पर लाएं, तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि सांस लेना सिर्फ जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन अंदर खींचना और कचरे के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर धकेलना नहीं है। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस से कहीं ज्यादा है। ये एक ब्रिज है, एक पुल, जो हमारे कॉन्शियस माइंड और हमारे शरीर के उस गहरे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को जोड़ता है, जिसे साइंस भी कुछ दशकों पहले तक हमारी पहुंच से बाहर मानता था। सही बात है। अमक का ये विज्ञान हमें याद दिलाता है कि जो तकनीकें और नए गैजेट्स हम अपने फोकस या हेल्थ को सुधारने के लिए बाहर खोज रहे हैं ना, उसका सबसे एडवांस टूल हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद है। बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। एकदम सच। आज के सफर से ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल आता है। हम आज के दौर में एक ऐसे समाज का हिस्सा है जो लगातार तनाव में जी रहा है। आज ज्यादातर लोग बहुत उथली सांस लेते हैं या मुंह से सांस लेते हैं, जिसे माउथ ब्रीदिंग कहा जाता है। इसे एक तरह का क्रॉनिक हाइपरवेंटिलेशन कह सकते हैं। हम शायद दिन भर अपने फेफड़ों के सिर्फ ऊपरी हिस्से का ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि सीधा स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। हाँ, तो क्या ये संभव है कि आज की पीढ़ी में जो एंग्जाइटी, फोकस की कमी और लगातार बदकिस्मत महसूस करने की जो महामारी फैली हुई है, उसका असली कारण कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम न होकर सिर्फ हमारी बिगड़ी हुई सांसों का मैकेनिज्म हो? क्या हमने लगातार उथली सांसें लेकर अपने दिमाग के सर्वाइवल मोड को हमेशा के लिए ऑन कर दिया है? शायद अगली बार जब जिंदगी में तनाव हावी होने लगे और लगे कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तो जवाब किसी बाहरी दुनिया या नई टेक्नोलॉजी में ढूंढने के बजाय खुद की अगली ठहरी हुई सांस में खोजना ज्यादा बेहतर होगा।